यानी पूरी अर्थ की जियोग्राफिकल स्टडी भी कर सकता है, पूरी अर्थ का एनवायरमेंटल उसको देख सकता है कि कहाँ कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ पर जो है वो ज्यादा पोल्यूशन है, कहाँ कम है, कहाँ जो है वो क्या कहते हैं डस्ट के क्लाउड्स कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और कहाँ कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, उसकी माइनर वेरिएशंस तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वेरिएशंस भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब है पूरी प्लेनेट अर्थ को स्कैन कर सकता है किसी भी प्रोस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी उसके हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्लेनेट अर्थ को वो कर सकता है, देख सकता है। इसका मतलब है इसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो गया। और किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? वेदर फोरकास्टिंग के अलावा और किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, तो पाकिस्तान उसी वक्त बलोचिस्तान के पहाड़ों में डिगिंग करके चागी में जगह भी बना रहा था कि अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन करना हो तो यहाँ करेंगे। तो अमेरिका ने वो सारा कुछ देख लिया था। अमेरिका ने टाइम रसाले में ऊपर तस्वीरें लगा दी कि जी ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, और ये वो जगह है जहां पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। यानी अभी पाकिस्तान ने डिगिंग स्टार्ट ही नहीं की, डिगिंग स्टार्ट की थी उन जगहों की, और पाकिस्तान खामोशी से इंतहाई सीक्रेटिवली वो कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की उन्होंने सारी लोकेशंस बता दी कि ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, ये वो जगह है जहां पाकिस्तान एटॉमिक एक्सप्लोजन करेगा। तो मतलब उन्होंने सारा कुछ पोलर सैटेलाइट्स के हिसाब से, और फिर पोलर सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है कि नहीं है? ये है जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलर, एडवांटेजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो डिस बताएगा वो बड़ा छा जाएगा जी। और बल्कि एक एडवांटेज और भी, एक एडवांटेज ये है कि ये चूंकि प्लेनेट अर्थ के बड़ा करीब उड़ते हैं, तो आपको लेस पावरफुल ट्रांसमीटर और लेस सेंसिटिव रिसीवर से काम चल जाता है। यानी आप छोटी वॉट का एक ट्रांसमीटर दें, तो ये प्लेनेट अर्थ है, ये ऊपर से पोलर सैटेलाइट गुजर रहा है, तो यहाँ से एक लेस पावरफुल ट्रांसमीटर भी माइक्रोवेव्स भेजेगा, तो पोलर सैटेलाइट उनको कैच कर लेगा। और जो पोलर सैटेलाइट नीचे की तरफ रेडिएशंस भेजेगा माइक्रोवेव्स, एक बड़ी सादा सा रिसीवर भी उन्हें डिटेक्ट कर लेगा। यानी लेस पावरफुल, या यूं कह लें कि ट्रांसमीटर and receiver of lesser power can communicate with polar satellite, can communicate with polar satellites। सात मैंने आपको इसके एडवांटेजेस लिखवाए हैं, ठीक है कि नहीं? 7 एडवांटेजेस लिखवाए कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ लेसर पावर कैन कम्युनिकेट विद पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट का जो मुझे डिसएडवांटेज बता देगा ना, वो आज का सुपर बच्चा होगा। पोलर सैटेलाइट का डिसएडवांटेज और मुझे जो बता देगा वो छा जाएगा। पोलर इसका ऑर्बिट महंगा होगा शायद। हाँ, इसका ऑर्बिट महंगा होगा शायद। क्या होगा? महंगा, लाइक उसको राइड्स लेने पड़ेंगे ना। नहीं, ये नहीं, ये इतना बड़ा वो नहीं है अब्दुल्ला शम, ये बहुत कोई ग्रैंड रीजन नहीं है। सर अर्थ को कवर करने में बहुत टाइम लगाता है जी, अर्थ को बहुत टाइम में कवर करता है। नहीं, लेकिन आप देखिए ये फास्टेस्ट रोटेटिंग सैटेलाइट होते हैं, ये बड़े लो ऑर्बिट होते हैं, ये एक चक्कर तो 1.5 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। तो जाहिर है पूरी प्लेनेट के अर्थ को तो कवर करने में देर तो लगाएंगे, बाकी कोई सैटेलाइट तो जितनी देर भी नहीं लगा सकता। ये तो चलो फिर भी 24 घंटे में काफी चक्कर लगा चुके होते हैं। ये इनका डिसएडवांटेज नहीं है। इनके 2 डिसएडवांटेजेस हैं जो बता दे मैं मान जाऊंगा, 2 या 3 डिसएडवांटेज। वो बच्चा आज का हीरो ऑफ द डे होगा, या जो भी मतलब चैंपियन ऑफ द डे, सॉरी वर्ड चेंज कर दे, आज का चैंपियन ऑफ द डे होगा। कोई बता सकता है पोलर सैटेलाइट का डिसएडवांटेज? पोलर सैटेलाइट का डिसएडवांटेज क्या? जी जी, पोलर सैटेलाइट का डिसएडवांटेज जी।
जी, कोई पोलर सैटेलाइट का डिसएडवांटेज मुझे अच्छा उसके रेजोल्यूशन थोड़ी कम हो शायद मैसेज के नहीं नहीं नहीं, चले मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये प्लेनेट अर्थ है। अब ये पोलर सैटेलाइट आपने पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू GM/r अंडर रूट के वेलोसिटी ये होती है। तो अब आप देखें ये छोटे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, बहुत नजदीक अर्थ के, अर्थ से सिर्फ 100-150 किलोमीटर ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं। इनका जो ये आर है ये काफी कम है। आर कम होने की वजह से इनकी स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा है। जब स्पीड ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ये प्लेनेट अर्थ है, ये गोल प्लेनेट अर्थ, ये यहां से तेजी से घूमते हुए जा रहे हैं। यहां पर एक बंदा है, वो इस सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाह रहा है किसी दूसरे बंदे के साथ। अब यहां पर सैटेलाइट है, उसने इसकी तरफ माइक्रोवेव्स ऊपर छोड़ी, बीम बुलाई, तो उसने जाहिर है वहां से माइक्रोवेव्स इस तरफ को आ गई, जिस तरह भी फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा माइक्रोवेव्स फेंकनी है तो ये आगे आ चुका होगा, उसने अब इस तरफ को फेंकनी है, वो यहां पर फेंक करेगा तो पता चला, फिर यहां चलट जाएगा तो उसने इस तरफ को माइक्रोवेव्स फेंकनी है। तो पता चला कि पोलर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए आपको ट्रैकेबल एंटेना चाहिए। कौन सा एंटेना चाहिए? ट्रैकेबल एंटेना। ट्रैकिंग एंटेना क्या होता है? ट्रैकेबल या ट्रैकिंग आप लफ्ज यूज कर सकते हैं। वो ये होता है बेटा कि ये एक सैटेलाइट यूं तेजी से घूम रहा है, ये प्लेनेट अर्थ की सरफेस है, तो प्लेनेट अर्थ की सरफेस पे जो एंटेना है उसकी एक डिश है यूं करके, तो वो डिश इस तरफ मूव कर रही है, फिर वो अपनी जगह चेंज करेगी। यानी आप यूं कह लें कि इस तरह का डिश का मुंह है, वो यूं सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर रही, फिर सैटेलाइट आगे आ गया, डिश ने अपना मुंह यूं बदलना है, फिर सैटेलाइट और आगे आ गया, डिश ने अपना मुंह यूं बदलना है। यानी वो इस तरह करके उसका मुंह चेंज कर रहा होगा, वो उसकी डिश का मुंह। पता चला कि ट्रैकेबल एंटेना, वो एंटेना जो ट्रैकिंग कर रहा हो सैटेलाइट्स की, वो साथ साथ मूव कर रहा हो, फिक्स्ड एंटेना नहीं होगा। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है इनका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा एंटेना जिसने पोलर सैटेलाइट की ट्रैकिंग करनी है। पोलर सैटेलाइट आपके स्काई पे बड़ी तेजी से जाएगा। मसलन अगर आप इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं तो एक पोलर सैटेलाइट आपके ऊपर से गुजरने में 2-3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेंगे। उन 4 मिनटों में आपका एंटेना जो है वो F11 से उसको जो मूव करता हुआ F5 की तरफ उसने इशारा करना है। यानी वो एंटेना तेजी से मूव कर रहा हो, आपकी छत पे पड़ा हुआ हो, तो उसका मुंह जो है वो पहले बिल्कुल F11 की तरफ हो, ताकि वो वहां से सैटेलाइट से कम्युनिकेशन का आगाज करे। फिर वो सैटेलाइट इस्लामाबाद की फिजा से F सेक्टर के ऊपर से गुजरता गुजरता जा रहा है, तो उस एंटेने की डिश जो है वो गोल गोल साथ साथ घूमती चली जाए और प्लस F5 तक वो मूव करती रहे। तो पता चला कि वो एंटेना जो सैटेलाइट की ट्रैकिंग कर रहा हो, साथ साथ मूव कर रहा हो, अपनी रिसीविंग डिश को मूव करे, वो एंटेना पोलर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, तो अगर सैटेलाइट ने इस्लामाबाद के ऊपर से गुजरना ही 2-3 मिनट के लिए, तो फिर हमारा क्या फायदा? उसके बाद उसने गुम हो जाना, आगे चले जाना है, रशिया की तरफ मूव कर जाना है। हम क्या करें जी? हमारा दिमाग खराब है, हम उससे कैसे कम्युनिकेशन करें? तो बेटा पोलर सैटेलाइट्स में फिर सैटेलाइट्स इस तरह होते हैं कि पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं। सैटेलाइट्स एक दूसरे के क्या आ रहे होते हैं? बेशुमार पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, वो आ जा रहे होते हैं। आप फर्ज करें इस्लामाबाद में आपका घर है, या आप अपने छत पर आपने एक एंटेना लगाया हुआ है, यहां से एक सैटेलाइट आपके सामने से गुजरा, आपके एंटेने ने उससे यहां से राब्ता किया, थोड़ी देर बाद वो सैटेलाइट यूं मूव करता हुआ आपके आसमान से दूर चला गया, हट गया, तो पीछे एक और सैटेलाइट आ रहा होगा, पीछे एक और सैटेलाइट आ रहा होगा। आपके एंटेना ने इससे राब्ता तोड़कर दूसरे से राब्ता जोड़ना है, फिर वो भी आसमान से गुजर कर आगे चला जाएगा। तो आपके सैटेलाइट ने, आपके एंटेने ने, छत पे पड़े हुए एंटेने ने पीछे से तीसरे सैटेलाइट से राब्ता करना है, और तीसरे सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करके जब तीसरा सैटेलाइट भी आपके होराइजन से गुजर जाएगा तो पीछे चौथा सैटेलाइट आ रहा होगा। तो पता चला कि पोलर सैटेलाइट्स में आपको मल्टीपल सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, और एंटेना ऐसा होना चाहिए जो ट्रैकिंग करे प्लस स्विच ओवर करे, एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट स्विच ओवर करे। स्विचिंग यानी इसका मतलब है पोलर सैटेलाइट्स के प्रॉब्लम ये है कि आपको पोलर सैटेलाइट ज्यादा चाहिए होते हैं, पोलर सैटेलाइट ज्यादा चाहिए होते हैं एक ऑर्बिट में। दूसरी बात यह कि आपको ट्रैकिंग एंटेना चाहिए होते हैं, और तीसरी बात यह कि वो स्विच ओवर करें, एक सैटेलाइट से राब्ता तोड़ के दूसरे सैटेलाइट से राब्ता जोड़े, इसे कहते हैं स्विचिंग। तो ये 3 इश्यूज हैं इसके लिए। ये कौन से इश्यूज हैं?
तीन इश्यूज हैं पोलर सैटेलाइट्स के। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आखिरी बात, और इसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। ये देखें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का देख लें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ये होता है कि वो बहुत दूर होता है, उसका जो ये रेडियस है काफी दूर होता है जियो स्टेशनरी, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। वो आपको मैंने बताया था कि फ्रॉम अर्थ के पर्सपेक्टिव से एक ही जगह नजर आता है। मैंने पहले भी वीडियो उसकी चलाई थी, अगर आप कोई कहता है तो मैं उसकी वीडियो आज दोबारा भी चला सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो चला दूं। ये देखें, ये जियो स्टेशनरी की सैटेलाइट की वीडियो है, ठीक है कि नहीं? आप तंग आ गए होंगे इस वीडियो को देख देख कर। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप अगर आप नोट करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पोल्स को तो बिल्कुल देखता नहीं है, हर वक्त इक्वेटर पर होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पोलर रीजन्स के साथ कोई राब्ता नहीं कर सकता। आप देखें, पोल्स उसके लिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल उसके लिए एक हिडन वर्ड है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब वो फ्रॉम अर्थ के पर्सपेक्टिव से हमेशा स्काई पर एक जगह आता है नजर, तो आप एक फिक्स्ड एंटेना बना सकते हैं। अपने घर की छत पर आप एक डिश एंटेना लगाएं, उसका मुंह एक स्काई में एक तरफ कर दें, जहां पर आपको पता है कि इस तरफ जो है ना इक्वेटर पे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो लॉन्च है, वहां मौजूद है। तो आपको फिक्स्ड एंटेनास, ज़ाहिर अगर फिक्स्ड एंटेनास है और वो एंटेना मूव नहीं कर रहे तो फिर आप उसकी डिश बड़ी रखना अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर बड़ी डिश को हिलाना इतना आसान तो नहीं होता, तो आपने फिक्स्ड एंटेना बनाना है तो फिक्स डिश बना दें बड़ी सी, अरी वो आराम से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करती रहेगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि इस पे आपको ट्रैकिंग और स्विचिंग नहीं चाहिए होती, आपको एक फिक्स्ड एंटेना से काम चल जाता है। मगर चूंकि ये दूर होता है, ये काफी दूर होता है, तो इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको इससे कम्युनिकेट करने के लिए बड़े पावरफुल ट्रांसमीटर, बड़े सेंसिटिव रिसीवर चाहिए, क्योंकि इससे जो रेडिएशन प्लैनेट अर्थ की तरफ वापस आती है माइक्रोवेव्स, वो बड़ी वीक इन इंटेंसिटी होती है। तो आपको बड़ा सेंसिटिव रिसीवर चाहिए जो इससे कम्युनिकेट कर सके। और दूसरी बात है, पोलर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ये बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है कि नहीं? वो दो रीजन इससे हमेशा छुपे हुए रहते हैं। और प्लस ये है कि चूंकि ये अर्थ से दूर है तो माइक्रोवेव्स इसकी तरफ जाते हुए और आते हुए देर लेती हैं। तो जब आप कभी ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे हो तो आपने देखा होगा टेलीफोन कॉल पे थोड़ी सी डिले आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो थोड़ा सा डिले आता है, ठीक है कि नहीं? ये इतनी बातें थी जो इसके डिसएडवांटेजेस थे। और वो मैंने ये आपको बता दिया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज को-प्लेनर विद द इक्वेटोरियल डिस्क, ये मैंने पहले बता दिया था। वाइंड अप करता हूं मैं अपनी सारी डिस्कशन को, वापस आ जाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहां होता है तो वो इस रीजन तक देख सकता है, इस रीजन तक, बस पोल्स उसको नजर नहीं आते। और चूंकि वो आपको अपने स्काई पर एक ही जगह नजर आता है तो आप एक बड़ी सी डिश बनाकर उसकी तरफ पॉइंट कर दें, फिर आपको उसको डिश को हिलाने जुलाने की जरूरत नहीं है। प्लस ये है कि इससे बात करने के लिए पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप माइक्रोवेव फेंकेंगे वो काफी फासला तय करके जियो स्टेशनरी तक पहुंचती है। जियो स्टेशनरी जब आपकी तरफ वापस माइक्रोवेव फेंकता है तो वो काफी फासला तय करके आपके पास आती हैं, तो बड़ी वीक इन इंटेंसिटी होती हैं। दे सफर ग्रेटर अटेनुएशन। कल मैंने बताया था अटेनुएशन क्या होती है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर एज द सिग्नल ट्रेवल्स, ठीक है कि नहीं? तो दे सफर ग्रेटर अटेनुएशन। अब ये बातें हो गई, तो आगे चलते हैं कि ये सैटेलाइट भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये सैटेलाइट भी स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये सैटेलाइट भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी किसी जियोलॉजिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मगर एक सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर नहीं कर सकता। कम से कम इस तरह के 3 सैटेलाइट्स हों आपके पास, तो तब आप पूरी प्लेनेट अर्थ को कवर कर सकते हैं। ऐसे ये वाला सैटेलाइट इधर देखेगा इस तरह, ये वाला सैटेलाइट इसको देखेगा, ये वाला सैटेलाइट इसको देखेगा, लेकिन पोलर रीजन्स फिर भी नजर नहीं आएंगे। आए जरा वापस क्वेश्चंस की तरफ आए, इस पे क्वेश्चंस आए हुए क्या क्या है वो देखें जरा। ये पेज देखें, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ टाइप इसलिए किया कि मुझे इसका सन नहीं मिल रहा था, ठीक है कि नहीं है?
ये 2007, 8, 9 में से किसी ईयर का, या 2004, 5 में किसी में आया हुआ है। डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। वो आपने बताना है कि द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कंसेंट्रिक विद इक्वेटर and geostationary orbit lies in the equatorial disk, lies in the plane of equatorial disk, and it is the orbit in which the satellite seems to be stationary. Period of rotation is equal to the period of rotation of the planet. ठीक है कि नहीं? और state typical frequency of communication between the earth surface and the geostationary satellite. माइक्रोवेव रीजन में कम्युनिकेशन होती है, तो आपको पता है माइक्रोवेव रीजन 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, बल्कि नहीं सॉरी 10⁻9 हर्ट्ज से लेकर 10⁻11 हर्ट्ज, सॉरी 10�9 हर्ट्ज से लेकर 10⁻11 हर्ट्ज तक. Suggest why the frequency of transmission from the satellite is different from that received by the satellite from Earth. हम प्लैनेट अर्थ से जो माइक्रोवेव्स भेजते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और होती है, और जो सैटेलाइट से माइक्रोवेव्स प्लैनेट अर्थ की तरफ आती है उनकी फ्रीक्वेंसी और होती है, इसलिए कि वो ओवरलैप ना करें, इंटरफेयर ना करें दूसरे के साथ. अच्छा, अब देखें पार्ट सी में, देखें क्या है. स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट व्हेन कंपेयर्ड विद पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन. जनाब, जियोस्टेशनरी का एक डिसएडवांटेज तो ये है, एक एडवांटेज इनका ये है कि आपको फिक्स्ड एंटेनास यूज करने पड़ते हैं, मूविंग एंटेनास नहीं चाहिए होते. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि ये एट अ डिस्टेंस है तो आपको पावरफुल ट्रांसमीटर और पावरफुल रिसीवर चाहिए होता है, यानी एंटेना के साथ पावरफुल ट्रांसमीटर और पावरफुल रिसीवर कनेक्टेड हो तो ये काम करते हैं. प्लस ये है कि इन चूंकि ये दूर होते हैं तो इनसे जो आप टेलीफोन कॉल है वो थोड़ा उसमें डिले आ जाता है, थोड़ा क्या आ जाता है, डिले. अगला क्वेश्चन देखें जरा, मैं जल्दी इनको डिस्कस करता जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट 2 यूजेस ऑफ पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स. पहला यूज ये जनाब स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. अच्छा जी, उसके बाद बी है, स्टेट 2 यूजेस अदर. सर यही सारी चीजें वो दूसरी सैटेलाइट क्यों नहीं कर सकती? दूसरी, अच्छा तो कुछ चीजें कॉमन है ना इनकी. देखो, वेदर फोरकास्टिंग तो वो भी कर सकता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी कर सकता है, और आपको पता है किसी स्पाइंग भी, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी स्पाइंग कर सकता है, कोई एनवायरमेंटल स्टडी भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कर सकता है. मगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एक ही वक्त में या एक दिन के अंदर पूरे अर्थ का चक्कर नहीं लगा सकता. पोलर सैटेलाइट के तो वो आपको 1-2 दिन के अंदर पूरी अर्थ की रिपोर्ट दे देगा. ये काम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कर सकता. इसका मतलब है इनके फंक्शंस ओवरलैप भी करते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन भी. स्टेट अ टिपिकल वेवलेंथ यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. आपको पता है माइक्रोवेव रीजन जो है वो 1 मिलीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर भी होता है. एनीथिंग इसके 1 मिलीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में आप कोई वेवलेंथ लिख दें. और वो दूसरा का एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी दैट सैटेलाइट ट्रांसमिट्स बैक टू अर्थ, ताकि आपस में इंटरफेरेंस ना करें, एक दूसरे के साथ वो ना करें इंटरफेरेंस. ये आप लिख दें. आगे चलें जनाब. ये देखें, ये अभी कोई नया क्वेश्चन है, ये दो तो चलो टाइप किए, ये नया क्वेश्चन है. आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन ऑफ अर्थ. ये आप लिख सकते हैं जनाब के आप फिक्स्ड एंटेनास के साथ जो है आप माइक्रोवेव्स रीजन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, और माइक्रोवेव्स इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि वो अटेन्युएशन कम सफ़र करती हैं. और सैटेलाइट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी आप बता सकते हैं कि पहले रेडियो वेव्स जब प्लैनेट अर्थ के साथ कर्वेचर के साथ मूव करती थी तो बहुत ज़्यादा अटेन्युएशन सफ़र करती थी. और ये देखें, आगे देखें, नीचे देखें क्या है. पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन अर्थ. State and explain one advantage and one disadvantage of polar orbiting satellite as compared with geostationary. Advantage क्या है? Poles को देख सकते हैं, less powerful transmitter और less sensitive receiver के साथ काम चल जाता है, और पूरी अर्थ को स्कैन कर सकते हैं. जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए आइडियल हैं. और डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रैकिंग एंटेना चाहिए, और स्विचिंग ओवर इनके दो प्रॉब्लम है. पहला डिसएडवांटेज है कि जो आप एंटेना यूज करेंगे इनके साथ कम्युनिकेट करते हुए, वो एंटेने ने उस पोलर सैटेलाइट को ट्रैक करना है, उसके साथ मूव करना है. आपकी छत पर उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती रहनी चाहिए. ये एक इशू है. और दूसरा इशू क्या है
कि ये जनाब आप फिर स्विच ओवर भी करना है, मतलब एक सैटेलाइट जब आपकी स्काई से गुजर जाता है तो फिर दूसरे सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करना है, स्विचिंग ओवर करनी है, और ज्यादा सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट में बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं। ये मसले हैं इसके। आगे आ जाए, इसको छोड़ दें बेटा, ये मेरी तरफ से एंड था, मैंने अपनी तरफ से डिटेल से पोलर सैटेलाइट्स को डिस्कस किया है, ठीक है कि नहीं? कोशिश किए कोई चीज छोड़ू नहीं। आए वापस आ जाएं और मुझे ये क्वेश्चन करके दें। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा देखें। पिछले साल जो अभी जो A2 गई है, जो A2 को असाइनमेंट्स हम टीचरों ने दी थी, उसमें हमने ये क्वेश्चन भी डाला था। जो उनको एक फ्रेश असाइनमेंट दी थी एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग के लिए, जो A2 के ग्रेडिंग के लिए गए थे असाइनमेंट, उनमें एक ये क्वेश्चन भी था। द बैच ऑफ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वंस वेंट टू स्पेस फ्लाइट। अल्लाह करे पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता हो जाए कि अपने हाई स्कूल बच्चों को भी स्पेस फ्लाइट पे भेज सके। द बैच ऑफ बीकन हाउस school students once went to a space flight. They landed on a planet which has 18 hours long day and 18 hours long nights. Okay. Calculate the angular velocity of the planet about its own axis of rotation. जी क्या होगा? टाइम पीरियड कितना है इसका? जी टाइम पीरियड कितना है इसका? 36 आवर्स है। 36 आवर्स। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर कैपिटल टी। और ओमेगा किसके बराबर हुआ? 2 पाई। पाई की जगह डाला 3.1415 और 36 आवर्स को 60 इंटू 60 किया। जो जवाब मुझे बताएगा वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। जी 4.98 into 10⁻⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा जी, a 3 kg mass weighed 48 Newton on the planet. सर सॉरी 4.84 है। हाँ 4.84 है। 84 वो 35 लिख दिया था मैंने, सॉरी। 4.84 into 10⁻⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड। अब ये अगला क्वेश्चन मैं जिससे पूछूं ना वो मुझे बताए जनाब। a 3 kg mass weighed 48 Newton on that planet. Calculate gravitational field strength of that planet. तामी तुम तो जवाब के मिले तुम्हें बड़ा सवाब। तामी बेटा, वरना पेरेंट टीचर मीटिंग में आ जाएगा सुनामी। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद इब्राहिम खलील, वक्त है बड़ा कलील। दो जवाब के मिले तुम्हें सवाब, बताओ। सुभान सालिक, अल्लाह तुम्हें बनाए अरबों का मालिक। जी सर 16। अच्छा जी, यू फार्मूला कौन सा यूज किया है? वेट इज इक्वल टू सर W का mg लग जाएगा। 48 न्यूटन ओवर 3 kg, 16 न्यूटन पर केजी। ये प्लेनेट अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है इस प्लेनेट की या हमारे से कम है? ज्यादा है सर। ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, सही। आगे चलें जनाब। वाह जबरदस्त। उन्होंने वहां पर सैटेलाइट की उस प्लेनेट की जब डेंसिटी मेजर की तो 5600 kg थी पर मीटर क्यूब। एज्यूमिंग दिस टू बी यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये एज्यूम करते हुए कि ये डेंसिटी यूनिफॉर्म है, आप जरा मुझे बताएं कि जनाब ये क्या नाम है, इग्नोरिंग एनी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये फार्मूला देखें, आपने पढ़ा हुआ ना, जी का फार्मूला याद है? gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r² के बराबर थी। यस सर, पेज थोड़ा राइट पे जी, कैमरा थोड़ा राइट पे करते ताकि फुल नहीं दूसरी तरफ। अच्छा ये अब ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इधर देखो, अब मुझे ये जो देगा ना सवालों का जवाब, ये बड़ा आला बच्चा होगा। ठीक है, बाद हैदर ने 1.01 into 10⁻⁷ मीटर। जी आप लोग बाकी सारे भी कैलकुलेट करें जरा। किसी को अगर ये इक्वेशन भूल गई हो तो इसकी बड़ी छोटी सी डेरिवेशन है। आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या है? gmm/r²। इस छोटे m को उधर ले जाओ,
F over m इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर, और ये चीज G के बराबर है। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। आप लोग इसको दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है हिसाब जी। एम इधर देखें, जी एम ओवर R स्क्वायर, जी को इसी तरह रहने दें, मास की जगह पुट करें 4/3 पाई R क्यूब, डेंसिटी है R स्क्वायर, इसका क्यूब उड़ाएगा, G इज इक्वल टू 4/3 पाई G रो R। ये फार्मूला लगाना है, इसकी जगह 16 पुट करना है, G की जगह पुट करना है 6.67 टन्स पर -11, डेंसिटी की जगह 5600 और R निकाल लेना है। R निकाला है इबादुद्दीन ने, R की जो वैल्यू निकाली है इबादुद्दीन ने रेडियस की, वो 1.02 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। ये प्लेनेट मुझे लगता है प्लेनेट अर्थ से बड़ा भी है, क्योंकि प्लेनेट अर्थ का तो रेडियस इससे कम है। अब जी कैलकुलेट द मास ऑफ द प्लेनेट, जी कैलकुलेट द मास ऑफ द प्लेनेट, एक नंबर का सवाल है। सर ये बड़ा जी कहाँ से आया है? हाँ, बड़ी जी की वैल्यू कहाँ से आई है? कैपिटल जी की वैल्यू, ये छोटे जी की वैल्यू। हाँ जी कैपिटल जी की सर। कैपिटल जी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है। ये आप जब पेपर 4 खोलते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे लिखी होती है। आपको पता है इस तरह पेपर 2 में वैल्यूज दी हुई नहीं होती थी, बिल्कुल इसी तरीके से पेपर 4 आप खोलेंगे तो उसमें कैपिटल जी की वैल्यू दी हुई होगी। ओके सर, ठीक है कि नहीं। अब जो मास निकालेगा वो इंशाल्लाह ताला जन्नती बच्चा होगा। जी कौन है तो जो देगा इसका जवाब? मैंने बाद में मैसेज किया है। बाद तुमने क्या निकाला है मास? 2.49 इंटू 10⁻24 kg मज 2.49 इंटू 10⁻25 kg। क्या बात है सर, मेरा वैसे 2.39 आ रहा है। किसका? बल्कि हाँ, बाद में सही है सर। बात भी सही है, चलो ठीक है, बात का सही। आगे चलते हैं जनाब, ये हो गया। आगे चलें यार, ये देगा ना जो जवाब, मैं कहता हूं 5वां सवाल करने वाला तो बहुत ही जन्नती होगा। जी मैं पूछता हूं, चले सैयद फहद नोमान, सैयद फहद नोमान। जी सर। मेरा प्यारा बेटा ये सवाल करना, चल शाबाश, ये 5वां पॉइंट तेरे सामने आया। यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। वर्टिकली अबव द स्टूडेंट्स वाज अ मून, वर्टिकली अबव द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स प्लेनेट पर उन्होंने लैंड किया तो उन्होंने सर उठाकर देखा तो उन्हें उस प्लेनेट का चांद नजर आया, यानी उस प्लेनेट के साथ एक चांद था, वो जो हमेशा ही उनके सरों पे रहता। जिस तरह हमारे पास, आपको तो ना हमारा चांद है, कभी हमें आसमान पे कहीं नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता, कभी नजर भी नहीं आता, कभी पूरा तो वो उन्होंने देखा वो जो उस प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड एक मून था ना, वो तो जनाब हर वक्त ही उन्हें अपने सर पे नजर आता था, हर वक्त उन्हें अपने सर पे नजर आता था। तो नुमान आप बताएं कि वो स्टूडेंट्स प्लेनेट पे उन्होंने कहां लैंड किया था? क्या उन्होंने प्लेनेट के पोल पे लैंड किया था, या उसके इक्वेटर पे लैंड किया था, या कहीं और लैंड किया था उन्होंने? जी फहद नोमान। पोल पर सर। हाँ पोल पर। अच्छा मेरी एक बात हो, तुमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पढ़े थे बेटा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ा था? सर रिवाइज नहीं किया सर। हाँ बेटा मैंने रिवाइज नहीं किया सर। मेरे बेटे मैंने आज उसकी वीडियो भी चलाई थी, आज वीडियो चलाई है उसकी। मुझे बताओ, पहले लफ्ज़ बताओ जियो स्टेशनरी की डेफिनेशन क्या है? जियो स्टेशनरी, लफ्ज़ जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी का फाद मतलब क्या है? इट सीम्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
प्लैनेट अर्थ से जो भी कोई ऊपर देखेगा उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रुका हुआ नजर आएगा। भला क्यों? ये देखो, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर यहाँ सैटेलाइट आप लॉन्च कर देते हैं। जब ये वाला शहर यहाँ पहुंचता है तो सैटेलाइट यहाँ पहुंचा हुआ होता है। ये वाला शहर इधर है, फर्ज करो ये जकार्ता है, जकार्ता इक्वेटर पर है। तो पता है जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है, तो जकार्ता इक्वेटर पर है। जकार्ता के ऊपर एक सैटेलाइट आपने लॉन्च किया है, जितनी देर में जकार्ता को यहाँ से यहाँ आने में लगेगी उतनी देर में उस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ आने में लगेगी। जब जकार्ता यहाँ पहुंचेगा वो सैटेलाइट यहाँ पहुंचा हुआ होगा। जब जकार्ता यहाँ होगा सैटेलाइट इधर होगा। जब जकार्ता इधर होगा सैटेलाइट इधर होगा। जब जकार्ता इधर होगा सैटेलाइट इधर होगा। तो जकार्ता यूं घूमेगा तो वो सैटेलाइट उसके साथ साथ यूं घूमेगा। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, विच सीम्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट। और उसकी टाइम पीरियड, उसका पीरियड ऑफ रोटेशन और उसका पीरियड ऑफ रोटेशन प्लैनेट के पीरियड ऑफ स्पिन के बराबर होता है, और वो प्लैनेट अर्थ के साथ साथ होता है। और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर के ऊपर लॉन्च होता है, वो कभी पोल पे लॉन्च ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी पेपर में किसी ने पूछा, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन ये लड़के जो थे ये उस प्लैनेट के इक्वेटर पर इन्होंने लैंड किया था। इन्होंने किस पे ना लैंड किया था? इक्वेटर पे लैंड किया था। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे लैंड किया था तो मून हर वक्त उनको अपने सर पे नजर आ रहा था। यानी वो ये था, ये प्लैनेट है, ये इसका इक्वेटर है। वो लड़के बीकन हाउस के यहाँ उन्होंने लैंड किया, मून यहाँ था, और वो चूंकि वो मून हमेशा उनके सर पे रहता था, ये तभी मुमकिन है कि जब वो बच्चे यहाँ हो तो मून यहाँ हो, जब वो बच्चे घूम कर यहाँ आए तो मून इधर आ गया, जब वो बच्चे घूम कर यहाँ आए तो मून यहाँ था, फिर जब वो बच्चे यहाँ घूम कर आए तो मून यहाँ था, फिर जब वो बच्चे यहाँ घूम कर आए मून यहाँ था। तो इसका मतलब है उस मून की पीरियड ऑफ रोटेशन, उस मून का टाइम पीरियड उस प्लैनेट के पीरियड ऑफ रोटेशन के बराबर था। उस प्लैनेट के पीरियड ऑफ रोटेशन के बराबर था। वो टाइम जो प्लैनेट स्पिन करता है अपने एक्सिस के गिर्द, जितना टाइम वो लेता है उतना ही टाइम वो मून ले रहा था। ठीक है कि नहीं? तो राइट डाउन द, ये इक्वेटर पे लैंड किया था। इसका जवाब क्या है कि उन्होंने इक्वेटर पे लैंड किया था। आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वीडियो दोबारा तो नहीं देखनी? फहद, हेलो? नहीं सर, बस समझ आ गया। अच्छा, राइट डाउन द स्पेसिफिक नेम फॉर द ऑर्बिट ऑफ द मून। जियो स्टेशनरी, क्या जनाब? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उसका, या और क्या नाम है उसके? जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। और उसका क्या नाम है जी? उसका, उसके ऑर्बिट का एक नाम था। मैं शेरशाह जुबैर मियां, आप बताओ बेटा, उसके ऑर्बिट का एक नाम था, वो क्या था? शेरशाह, ताजवर, आप बताओ। अरसलान सिकंदर, आप बताओ। अरसलान सिकंदर, आप बताओ। बेटा उसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। उसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते थे। As if the satellite is permanently parked on one place. अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन करेगा ना बच्चा सीधा जन्नती होगा। चलो जी, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप करके दें सारे। और कैलकुलेट द हाइट ऑफ द मून अबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट यूजिंग केपलर्स लॉ। अगर आपको केपलर्स लॉ भूल गया है तो मैं लिख देता हूं। राहिम, आप बताएं केपलर्स लॉ क्या है? राहिम, राहिम, राजाजीम, राजाजीम, जी अच्छा ठीक है। केपलर्स लॉ क्या है? लिख दें जरा।
केपलर्स लॉ है जी, केपलर्स लॉ जी, ठीक है, ये है जी केपलर्स लॉ, टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर ओवर GMR³। ये बेटा ये प्लेनेट है, इसके गिर्द कोई चीज जो घूम रही होती है उसका टाइम पीरियड उसके रेडियस से रिलेटेड होता है, और उसमें जो कैपिटल M है वो उसका मास है जिसके गिर्द घूमा जा रहा है। अब टाइम पीरियड आपको पता है, जो प्लेनेट अर्थ का टाइम पीरियड था, पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था वो कितना था टाइम पीरियड जी? प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना था जी यारो? प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना था सर? इसका 36 था। 36 आवर्स है सर। ठीक है, 36 इंटू 62 क्यूब सही, और वो square, 4 3.1415 स्क्वायर जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ प्लेनेट क्या था आपने निकाला था? मास ऑफ प्लेनेट क्या था जी? 2 पॉइंट समथिंग था, 2.49 इंटू 10⁻25 आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या आती है इधर से? आर की वैल्यू क्या आती है जी? आर की वैल्यू क्या आती है? 8.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक, अब हाइट ऑफ द ऑर्बिट देखिए, ये प्लेनेट है, ये उसका मून है, ये उसका रेडियस है, आपने जो निकाला है ये आर आया है, आपको रेडियस भी पता है, मैंने आपसे ये हाइट मांगी है सरफेस के ऊपर। हाइट किसके बराबर होगी? हाइट बराबर होगी इसमें से रेडियस ऑफ द प्लेनेट माइनस कर देंगे। रेडियस ऑफ द प्लेनेट क्या था, याद है किसी को कि नहीं जी? पहले कैलकुलेट किया था आपने, 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। क्या था वो? 1.02 into 10⁻⁷। ठीक है, तो ये क्या आई थी हाइट जी? जी ये क्या आई थी? इसमें से जब इसे करेंगे माइनस 7.89। ठीक है, ये शाबाश। Calculate the tangential velocity of the students due to the spin of the planet. Calculate the tangential velocity of the planets. Calculate the tangential velocity of the students due to the spin of the planet. जी क्या जवाब है इसका? Calculate the tangential velocity of the student due to the spin of the planet. जी ये v is equal to r omega ही यूज करेंगे जी। जी बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना है? प्लैनेट के रेडियस को यहां यूज करेंगे, और 2 पाई ओवर कैपिटल टी 36 उसका वो है यूं। देखिए ना, प्लैनेट यूं यूं घूम रहा है, प्लैनेट अपने ये पोल है उसका, ये मतलब यूं यूं घूम ही जा रहा है प्लैनेट। तो इस जगह पर जो ये वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इस वेलोसिटी की जो इक्वेटर पे बच्चों की ड्यू टू द स्पिन ऑफ प्लैनेट है, वो कितनी आई जनाब? 494.51 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मून। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मून जी। राजा अजीम आप बता सकते हैं बेटा कि नहीं? राजा अजीम, सलमान अजीम, बेटा बता दो, जवाब दे दो। सारा वसीम आप बताओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ मून कैसे निकालेंगे? बेटा वेलोसिटी ऑफ मून कैसे निकालेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी जी, बिल्कुल सही पूछ रहा हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुभान बिन सालेक, इब्राहिम खलील,
सर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, और जी, आर यही जो वाला। है बड़े वाले ले लेंगे आपके 8.9। आपके पास सर, 2-3 तरीके सर हैं। 4319। ठीक है, वो आपने 4319। ठीक है, फार्मूला आपने ठीक लगाया होगा, मुझे पता है। मेरा सिर्फ मकसद है, मैं आपसे जरा फार्मूला देखिए। आपके पास जो ऑप्शन थी, मून जो है प्लेनेट का, वो है सैटेलाइट। मून क्या है? प्लेनेट का सैटेलाइट। तो इसमें आपको पता है, इस इक्वेशन में कैपिटल एम उसका मास है जिसके गिर्द घूमा जा रहा है। तो मून का आपने निकालना है, तो आप ये वाली वेलोसिटी लिखें, यहां पर पुट करें, ये मास ऑफ सैटेलाइट पुट करें आप, सॉरी मास ऑफ प्लैनेट पुट करें 2.49 इंटू 10⁻25, और आर आपने मून का पुट करना है कि मून कितनी दूर है। मून 8.91 इंटू 10⁻7 दूर था। यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ क्या आ गई? मून आ गई। अगर ये नहीं पसंद, अगर ये तरीका नहीं पसंद, आप v इक्वल टू आर ओमेगा भी यूज कर सकते हैं। आप v इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं? आर ओमेगा भी यूज कर सकते हैं। r जो है वो है 8.91 इंटू 10⁻7, और मून का पीरियड ऑफ रोटेशन भी क्या है? 36 आवर्स है। 2 पाई ओवर 36 इंटू 60 इंटू 60। इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो क्या वैल्यू आई थी, आप बताएं जरा मुझे, क्या आई थी जी? क्या वैल्यू आई थी? 4319 0.697 मीटर। शाबाश, आगे चलते हैं। ओह, द मास ऑफ वन स्टूडेंट इज 100 kg। कैलकुलेट हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The mass of one student is 100 kg. Calculate his gravitational potential energy. G. Mass of one student is 100 kg. Calculate his gravitational potential energy. G. बता सकते हैं आप कि नहीं? सर रेडियस कितना है सर? प्लैनेट का रेडियस आपने कैलकुलेट किया था ना, 1.02 into 10⁻7 था। फार्मूला क्या लगाएंगे? शेरशाह माइनस GMM होगा। शाबाश, माइनस GMM ओवर R। ठीक है कि नहीं? 1.628 into 10 माइनस power 15। पहले वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। प्लैनेट का मास कितना था? 2.49 इंटू 10⁻25, और मास छोटा है उस बंदे का, स्टूडेंट का मास ये, और रेडियस कितना है? 1.02 इंटू 10⁻7 था। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आप लिख लेंगे। मुझे बताएं कि 1.628। हाँ, सर 1.628 628 आगे इंटू 10⁻10। 10। सर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव साथ लगेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ और नेगेटिव सही लगेगी। हाँ, वो साइन देखा था मैंने। जी मैं सुन रहा हूँ। तो आपने रेडियस 1.02 की लिया, इसलिए कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर वो खड़ा, वो प्लेनेट के ऊपर खड़ा हुआ है ना, वो बच्चा प्लेनेट के ऊपर खड़ा हुआ है, वो कहीं मून की जगह पर तो नहीं ना खड़ा हुआ, वो बच्चा तो मून प्लेनेट के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कुछ अनाउंसमेंट्स करनी थी आपके सामने, बातें सुनते जाएं सारी वन बाय वन। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें बच्चे का सब्र बड़ा चाहिए होता है, यानी बड़ी ज्यादा पेशेंस चाहिए होती है ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट। जब तक आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस ना हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा एंथुसिज्म चाहिए होता है ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए, यानी बच्चे से ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सब्र चाहिए होता है, उसको बहुत ज्यादा पैशन चाहिए होता है। और फिर मेरे साथ आपको होता है, मैंने तो वैसे ही टर्बो लगाया होता है, मेरे साथ तो डबल पेशेंस चाहिए होता है। तो इसका मतलब है आप में से जितने लोग रेगुलर रहे हैं ना, मेरा आपसे वादा है, मैं आपका नाम मैंने लिख लूंगा सारों का, और मैं अगर हज पे या उम्रे पे गया, मेरा वादा है आप सब के लिए मैं दुआ भी करूंगा, और मौका मिला तो मैं आपके लिए नफल भी पढ़ूंगा।
मैं आपके लिए